हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 7 का है। कक्षा 7 के पाठ 6 सल्तनत कालीन संस्कृति है। पुस्तक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इस पाठ 6 से जितने प्रश्न बहुविकल्पीय बन सकते थे कि इन प्रश्नों के द्वारा आपको ये पाठ कंठस्थ हो जाए, उतने प्रश्नों को इसमें शामिल किया हूँ। तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा पाठ कंठस्थ कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी लगाए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कब हुआ था? दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कब हुआ था? 1106 में, 1206 में, 1426 में, 1526 में। प्रश्न नंबर 1, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कब हुआ था? 1106 में, 1206 में, 1426 में, 1526 में। तो दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ था 1226 में, जब कुतुबुद्दीन लाहौर का शासक बना। लाहौर से शासन करना चालू किया। मोहम्मद गोरी के वापस जाने के बाद लाहौर का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। तो 1206 से दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हो गया। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? तो प्रारंभ हुआ था मोहम्मद गोरी के वापस जाने के बाद, जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा 1206 में। अब आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा, दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? तो 1398 में, 1451 में, 1290 में, 1526 में। प्रश्न नंबर 2, दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का अंत होता है जब बाबर लोदी शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में परास्त करता है। ये वही युद्ध था जहाँ से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मार दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1526। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, भारत में सुल्तानों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? भारत में सुल्तानों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? प्रश्न नंबर 3, तो भारत में सुल्तानों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 240 वर्षों तक शासन किया, 300 वर्षों तक शासन किया, 340 वर्षों तक शासन किया, या 400 वर्षों तक शासन किया। प्रश्न नंबर 3, भारत में सुल्तानों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 240 वर्षों तक शासन किया, 300 वर्षों तक शासन किया, 340 वर्षों तक शासन किया, या 400 वर्षों तक शासन किया। तो प्रश्न नंबर 3, भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारत में सुल्तानों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो 300 वर्षों तक शासन किया। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, सल्तनत काल में सारी शक्ति का स्रोत कौन था?
प्रश्न नंबर 4, सल्तनत काल में सारी शक्ति का स्रोत कौन था? तो न्यायाधीश सारी शक्ति का स्रोत था, या सेनापति सारी शक्ति का स्रोत था, या सुल्तान सारी शक्ति का स्रोत था, या राजस्व अधिकारी सारी शक्ति का स्रोत था। प्रश्न नंबर 4, सल्तनत काल में सारी शक्ति का स्रोत कौन था? न्यायाधीश सारी शक्ति का स्रोत था, या सेनापति सारी शक्ति का स्रोत था, या सुल्तान सारी शक्ति का स्रोत था, या राजस्व अधिकारी सारी शक्ति का स्रोत था। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा सल्तनत काल में सारी शक्ति का स्रोत सुल्तान था। सुल्तान सारी शक्ति का स्रोत था। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। सल्तनत काल में समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था, विलायत कहा जाता था, प्रांत कहा जाता था, या ऑप्शन डी सभी संबोधन होता था। इक्ता कहा जाता था, या विलायत कहा जाता था, या प्रांत कहा जाता था, या सभी संबोधन होता था। तो प्रश्न नंबर 5, सल्तनत काल में समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। इन प्रांतों को इक्ता कहा जाता था, विलायत कहा जाता था, प्रांत कहा जाता था। अगर ये तीनों कहा जाता था तो आपका सही उत्तर होगा सभी संबोधन होता था। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। प्रांत के अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? प्रांत के अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो इक्तादार के नाम से जाना जाता था, या भुक्ति के नाम से जाना जाता था, या वली के नाम से जाना जाता था, या उपर्युक्त सभी नामों से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 6, प्रांत के अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रांत के अधिकारी को इक्तादार कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था, वली कहा जाता था। तो आपका इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7, जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था? जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था, जिला अधिकारी कहा जाता था, सिकदार कहा जाता था, या प्रांत पति कहा जाता था। प्रश्न नंबर 7, जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था, जिला अधिकारी कहा जाता था, सिकदार कहा जाता था, या प्रांतपति कहा जाता था। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा जिले के अधिकारी को सिकदार कहा जाता था। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, प्रत्येक सिख या जिला में एक भू राजस्व अधिकारी होता था, जिसे क्या कहा जाता था? प्रश्न नंबर 8, प्रत्येक जिले में एक भू राजस्व अधिकारी होता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो आमिल कहा जाता था, मुकद्दम कहा जाता था, चौधरी कहा जाता था, या फौजदार कहा जाता था। प्रश्न नंबर 8, प्रत्येक सिख या जिले में एक भू राजस्व अधिकारी होता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो आमिल कहा जाता था, मुकद्दम कहा जाता था, चौधरी कहा जाता था, या फौजदार कहा जाता था।
तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा प्रत्येक सिक या जिला में एक भू राजस्व अधिकारी होता था जिसे आमिल कहा जाता था। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। सल्तनत काल में प्रत्येक सिक में कोषाध्यक्ष का कार्य कौन करता था। प्रश्न नंबर 9 सल्तनत काल में प्रत्येक सिक में कोषाध्यक्ष का कार्य कौन करता था। फौजदार करता था कोषाध्यक्ष का कार्य, या मुकद्दम करता था कोषाध्यक्ष का कार्य, या चौधरी करता था कोषाध्यक्ष का कार्य, या चौकीदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। प्रश्न नंबर 9 सल्तनत काल में प्रत्येक सिक में कोषाध्यक्ष का कार्य कौन करता था। फौजदार, मुकद्दम, चौधरी या चौकीदार। तो प्रश्न नंबर 9 सल्तनत काल में प्रत्येक सिक में कोषाध्यक्ष का कार्य करता था फौजदार। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10 प्रत्येक सिक को परगना में बांटा जाता था। प्रत्येक सिक को परगना में बांटा जाता था। गांव के समूह को क्या कहते थे। प्रत्येक सिक को परगना में बांटा जाता था। गांव के समूह को क्या कहते थे। तो पंचायत समिति कहते थे, परगना कहते थे, तहसील कहते थे, या परगना और तहसील दोनों कहते थे। प्रश्न नंबर 10 प्रत्येक सिक को परगना में बांटा जाता था। गांव के समूह को क्या कहते थे। तो गांव के समूह को परगना भी कहते थे और तहसील भी कहते थे। तो इस प्रकार आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, परगना और तहसील कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11 सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। सिक सबसे छोटी इकाई थी, या परगना सबसे छोटी इकाई थी, या जिला सबसे छोटी इकाई थी, या गांव सबसे छोटी इकाई थी। प्रश्न नंबर 11 सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। सिक सबसे छोटी इकाई थी, परगना सबसे छोटी इकाई थी, जिला सबसे छोटी इकाई थी, या गांव सबसे छोटी इकाई थी। तो सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। गांव सबसे छोटी इकाई थी। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का समस्त प्रशासनिक उत्तरदायित्व किसके पास था। गांव का समस्त प्रशासनिक उत्तरदायित्व किसके पास था। मुकद्दम के पास था, चौधरी के पास था, चौकीदार के पास था, या मुकद्दम और चौधरी दोनों के पास था। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का समस्त प्रशासनिक उत्तरदायित्व किसके पास था। तो गांव का समस्त प्रशासनिक उत्तरदायित्व मुकद्दम और चौधरी के पास था। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। ग्रामीण क्षेत्र से भू राजस्व वसूली का निर्धारण एवं वसूली के साथ साथ राजस्व संबंधी कागजात कौन रखता था। प्रश्न नंबर 13
भू ग्रामीण क्षेत्र से भू राजस्व वसूली का निर्धारण एवं वसूली के साथ साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात कौन रखता था? मुकद्दम रखता था, चौधरी रखता था, चौकीदार रखता था, या मुकद्दम और चौधरी दोनों के पास रहता था? प्रश्न नंबर 13, ग्रामीण क्षेत्र से भू राजस्व वसूली का निर्धारण एवं वसूली के साथ साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात कौन रखता था? तो ये रखते थे मुकद्दम और चौधरी। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 14, सल्तनत काल में गांव की सुरक्षा का कार्य किस पर होता था? सल्तनत काल में गांव की सुरक्षा का कार्य किस पर होता था? फौजदार पर गांव की सुरक्षा का कार्य होता था, या गांव की सुरक्षा का कार्य मुकद्दम पर होता था, या गांव की सुरक्षा का कार्य चौधरी पर होता था, या गांव की सुरक्षा का कार्य चौकीदार पर होता था? तो प्रश्न नंबर 14, सल्तनत काल में गांव की सुरक्षा का कार्य किस पर होता था? तो ये होता था चौकीदार पर। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी चौकीदार पर। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 25, कबीर की प्रमुख रचना बीजक थी, इसमें किसे समाहित किया गया है? कबीर की प्रमुख रचना बीजक थी, इसमें किसे समाहित किया गया है? साखी को समाहित किया गया है, शबद को समाहित किया गया है, रामायणी को समाहित किया गया है, या उपरोक्त सभी को समाहित किया गया है? प्रश्न नंबर 15, कबीर की प्रमुख रचना बीजक थी, इसमें किसे शामिल किया गया है? तो इसमें साखी, शबद, रामायणी तीनों को शामिल किया गया है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। कबीर का पालन पोषण कहाँ हुआ था? कबीर का पालन पोषण कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, एक जुलाहे या बुनकर परिवार में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, या ए और बी यानी काशी में हुआ था और एक जुलाहे परिवार में हुआ था? तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है, यानी काशी में हुआ था और एक जुलाहे बुनकर परिवार में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। मीराबाई किसकी उपासना में भजन गाया करती थी? मीराबाई किसकी उपासना में भजन गाया करती थी? कृष्ण की उपासना में गाया करती थी, राम की उपासना में गाया करती थी, शिव की उपासना में गाया करती थी, या दुर्गा की उपासना में गाया करती थी? प्रश्न नंबर 17, मीराबाई किसकी उपासना में भजन गाया करती थी? कृष्ण की उपासना में, राम की उपासना में, शिव की उपासना में, या दुर्गा की उपासना में? तो मीराबाई कृष्ण की उपासना में भजन गाया करती थी। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए देख लें। 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर। ऑप्शन ए 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर, या ऑप्शन बी 1469 ईस्वी में
आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान में। ऑप्शन बी 1469 ईस्वी में आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान में, या 1369 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से ए और बी ऑप्शन सही हैं। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर, आधुनिक नाम उसका ननकाना साहिब, जो पाकिस्तान में पड़ता है। यानी ए और बी दोनों सही है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, या कोटा में है? प्रश्न नंबर 19। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, या कोटा में? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20। हजरत निजामुद्दीन औलिया की समाधि कहाँ पर है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की समाधि कहाँ पर है? दिल्ली में है, मद्रास में है, मुंबई में है, या कर्नाटक में है? प्रश्न नंबर 20। हजरत निजामुद्दीन औलिया की समाधि कहाँ पर है? दिल्ली में है, मद्रास में है, मुंबई में है, या कर्नाटक में है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की समाधि दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 21। सयो महिला योगी लल्ला, सयो महिला योगी लल्ला या लल्ल योगेश्वरी? सयो महिला योगी लल्ला या लल्ल योगेश्वरी एक विधवा ब्राह्मण औरत थी। ये कहाँ की रहने वाली थी? प्रश्न नंबर 21। सयो महिला योगी लल्ला लल्ल योगेश्वरी, जिनको लल्ल योगेश्वरी भी कहा जाता था, एक विधवा ब्राह्मण औरत थी। ये कहाँ की रहने वाली थी? कश्मीर की रहने वाली थी, पंजाब की रहने वाली थी, गुजरात की रहने वाली थी, या तमिलनाडु की रहने वाली थी? तो सयो महिला योगी लल्ला लल्ल योगेश्वरी एक विधवा ब्राह्मण औरत थी और ये रहने वाली थी कश्मीर की। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 नहीं है, 23 है। प्रश्न नंबर 23 देखें। कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत, कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत किसे अपना पीर या गुरु मानते थे? प्रश्न नंबर 23। कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत किसे अपना पीर या गुरु मानते थे? तो सयो महिला योगी लल्ला को मानते थे, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते थे, या निजामुद्दीन औलिया को मानते थे, या पंजाब के बाबा फरीद को मानते थे? प्रश्न नंबर 23। कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत
शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत किसे अपना पीर या गुरु मानते थे। तो सैयद महिला योगी लल्ला को मानते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते थे, निजामुद्दीन औलिया को मानते थे, या पंजाब के बाबा फरीद को मानते थे। तो कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संतों ने सैयद महिला योगी को अपना पीर या गुरु माना था। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेते हैं। प्रश्न नंबर 24, कौन कहता था शिव सब जगह मौजूद हैं? कौन कहता था शिव सब जगह मौजूद हैं, सब में मौजूद हैं? कौन कहता था शिव सब जगह मौजूद हैं, सब में मौजूद हैं? फिर हिंदू और मुसलमान में फ़र्क मत करो। फिर हिंदू और मुसलमान में फ़र्क मत करो। अगर तुम समझदार हो तो अपने आप को समझो, यही ईश्वर की सही समझ है। प्रश्न को फिर से समझें। कौन कहता था शिव सब जगह मौजूद हैं, सब में मौजूद हैं? फिर हिंदू और मुसलमान में फ़र्क मत करो। अगर तुम समझदार हो तो अपने आप को समझो, यही ईश्वर की सही समझ है। तो मीराबाई ऐसा कहती थी, या कबीर ऐसा कहते थे, या गुरु नानक कहते थे, या योगी लल्ला ऐसा कहते थे? प्रश्न नंबर 24, कौन कहता था शिव सब जगह मौजूद हैं, सब में मौजूद हैं? फिर हिंदू और मुसलमान में फ़र्क मत करो। अगर तुम समझदार हो तो अपने आप को समझो, यही ईश्वर की समझ है। तो ऐसा विचार योगी लल्ला कहा करती थी। योगी लल्ला जो कश्मीर की एक विधवा ब्राह्मण औरत थी। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। महमूद गजनबी के समय कौन से प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे? प्रश्न नंबर 25, महमूद गजनबी के समय कौन से प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे? अल-बरूनी थे, फिरदौसी थे, निजामुद्दीन औलिया थे, या ए और बी दोनों थे? प्रश्न नंबर 25, महमूद गजनबी के समय कौन से प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे? तो महमूद गजनबी के समय प्रसिद्ध विद्वान और कवि अल-बरूनी थे और फिरदौसी थे। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी ए और बी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 26, अमीर खुसरो ने भारत के बारे में क्या लिखा है? अमीर खुसरो ने भारत के बारे में क्या लिखा है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि अमीर खुसरो ने भारत के बारे में क्या लिखा है। ऑप्शन देखें। मैं भारत की प्रशंसा दो कारणों से की है। यहाँ पे मैंने लिख देना भाई, मैंने भारत की प्रशंसा दो कारणों से की है। एक तो यह कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है और हम सबका वतन है। ऑप्शन ए है, मैंने भारत की प्रशंसा दो कारणों से की है। एक तो यह कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है और हम सबका वतन है। ऑप्शन बी देखें। वतन से प्यार करना एक अहम फर्ज है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। वतन से प्यार करना
एक अहम फर्ज है, हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। ऑप्शन सी देखें, इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है। इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है। यह हरा भरा है और साल भर फूलों से लदा रहता है। ऑप्शन सी, इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है। ये हरा भरा है और साल भर फूलों से लदा रहता है। ऑप्शन डी देखें, यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान हैं। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान हैं। ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी बातें सही हैं या उपर्युक्त सभी बातें अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई हैं। तो आपको प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी बातें अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन ई आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं, प्रश्न नंबर 27। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की थी? सूरदास जी ने पद्मावत की रचना की, या कबीरदास जी ने पद्मावत की रचना की, या गुरु नानक ने पद्मावत की रचना की, या मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? प्रश्न नंबर 27। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की रचना करने वाले विद्वान थे मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। सल्तनत कालीन इमारतों की क्या खास बातें थीं? सल्तनत कालीन इमारतों की क्या खास बातें थीं? तो क्या इसमें मेहराब होता था, या गुंबद होती थी, या मीनारें होती थीं, या ये सभी खास बातें होती थीं? सल्तनत कालीन इमारतों की क्या खास बात थी? तो मेहराब खास बात थी, या गुंबद खास बात थी, या मीनारें खास बात थी, या उपर्युक्त सभी? तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी खास बातें थीं। अगले प्रश्न पे आ जाएं, प्रश्न नंबर 29। मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें कहाँ बनती थीं? मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें कहाँ बनती थीं? तो वाराणसी बनारस में बनती थीं, या सौराष्ट्र महाराष्ट्र में बनती थीं, या उपर्युक्त दोनों जगह बनती थीं, या ऊपर से में से दोनों ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न नंबर 29। मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें कहाँ बनती थीं? बनारस वाराणसी में बनती थीं, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में बनती थीं, या उपर्युक्त दोनों जगह बनती थीं, या ऊपर में से दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा, उपर्युक्त दोनों जगह मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें बनती थीं। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएं। मध्यकालीन समय में तोड़ेदार बंदूक कहाँ की सर्वोत्तम थी? मध्यकालीन समय में तोड़ेदार बंदूक कहाँ की सर्वोत्तम थी? सियालकोट की थी, या मेवाड़ की थी, या उपर्युक्त दोनों जगह की थी, या उपर्युक्त दोनों गलत हैं। प्रश्न नंबर 30।
मध्यकालीन समय में तोड़ेदार बंदूक कहाँ की सर्वोत्तम थी? सियालकोट की सर्वोत्तम थी तोड़ेदार बंदूकें, या मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूक सर्वोत्तम थी, या उपर्युक्त दोनों जगह की, या उपर्युक्त दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो मध्यकालीन समय में तोड़ेदार बंदूक सियालकोट और मेवाड़ की सर्वोत्तम थी। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों जगह की तोड़ेदार बंदूक सर्वोत्तम थी। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 31। जियाउद्दीन बरनी ने अपनी किस पुस्तक में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की है? प्रश्न नंबर 31। जियाउद्दीन बरनी ने अपनी किस पुस्तक में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की है? फतुहात ये शाही में, तारीख ये फिरोज शाही में, जहांगीरनामा में, या अकबरनामा में? प्रश्न नंबर 31। जियाउद्दीन बरनी ने अपनी किस पुस्तक में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की है? फतुहात ये शाही, तारीख ये फिरोज शाही, जहांगीरनामा, या अकबरनामा? तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा तारीख ये फिरोज शाही। तारीख ये फिरोज शाही। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? मौलाना बदरुद्दीन थे, या मौलाना सदरुद्दीन थे, या अजीमुद्दीन थे, या उपर्युक्त सभी चिकित्सक थे? प्रश्न नंबर 32। मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन, अजीमुद्दीन, या उपर्युक्त सभी? तो मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक ये सभी थे, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 33। मध्यकालीन प्रसिद्ध वैद्य मच्छिंद्र थे। मशहूर शल्य चिकित्सक कौन थे? प्रश्न नंबर 33। मध्यकालीन प्रसिद्ध वैद्य मच्छिंद्र थे। मशहूर शल्य चिकित्सक कौन थे? जोग थे, रहीम थे, कबीर थे, या मीरा थी? प्रश्न नंबर 33। मध्यकालीन प्रसिद्ध वैद्य मच्छिंद्र थे। मशहूर शल्य चिकित्सक कौन थे? जोग थे, रहीम थे, कबीर थे, या मीरा थी? तो शल्य चिकित्सक कौन थे? शल्य चिकित्सक जोग थे। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि देश में अनेक शल्य चिकित्सक थे। ये किसमें निपुण थे? प्रश्न नंबर 34। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि देश में अनेक शल्य चिकित्सक थे। ये किसमें निपुण थे? ऑप्शन ए शल्य चिकित्सा कर सकते थे, कृत्रिम अंग बनाकर लगा सकते थे, काट कर पथरी निकाल देते थे, मोतियाबिंद को समाप्त कर देते थे, उपर्युक्त सभी कार्यों में निपुण थे। प्रश्न को फिर समझ लें।
मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि देश में अनेक शल्य चिकित्सक थे। ये किसमें निपुण थे? तो शल्य चिकित्सा कर सकते थे, कृत्रिम अंग बनाकर लगा सकते थे, काट कर पथरी निकाल देते थे, मोतियाबिंद को समाप्त कर देते थे। ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी कार्यों में निपुण थे। तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी कार्यों में निपुण थे। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 यहाँ भी है पर प्रश्न अलग है। मुस्लिम विजय के बाद नए काम करने वाले कारीगर भी उत्पन्न हुए, उनमें किसे शामिल किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 34, मुस्लिम विजय के बाद नए काम करने वाले कारीगर भी उत्पन्न हुए, उनमें किसे शामिल किया जा सकता है? तो बर्तन पर कलई करने वाले कारीगर उत्पन्न हुए, या घोड़े की नाल बनाने और रकाब बनाने वाले कारीगर उत्पन्न हुए, या कागज बनाने वाले कारीगर उत्पन्न हुए, या उपरोक्त सभी कारीगर को शामिल किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 34, मुस्लिम विजय के बाद नए काम करने वाले कारीगर भी उत्पन्न हुए, उनमें किसे शामिल किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए बर्तन पर कलई करने वाले कारीगर को शामिल किया जा सकता है, सही है। ऑप्शन बी घोड़े की नाल बनाने और रकाब बनाने वाले कारीगर को शामिल किया जा सकता है, सही है। ऑप्शन सी कागज बनाने वाले कारीगर को शामिल किया जा सकता है, ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कारीगर को शामिल किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, मुद्रा के क्षेत्र में किस सुल्तान ने चांदी का टंका और तांबे की जीतल नामक मुद्रा चलाई? प्रश्न नंबर 35, मुद्रा के क्षेत्र में किस सुल्तान ने चांदी का टंका और तांबे की जीतल नामक मुद्रा चलाई? तो चांदी का टंका और तांबे की जीतल नामक मुद्रा इल्तुतमिश ने चलाई, या बलबन ने चलाया, या अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया, या सिकंदर लोदी ने? तो चांदी का टंका और तांबे की जीतल नामक मुद्रा चलाने वाला शासक था इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। मुसलमानों द्वारा भारत में चरखे का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया? मुसलमानों द्वारा भारत में चरखे का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया? 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य, 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य, या 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य? प्रश्न नंबर 36, मुसलमानों द्वारा भारत में चरखे का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया? तो ये चरखे का प्रारंभ मुसलमानों ने किया था 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37 पे आ जाएं। ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत को क्या कहा जाता था? प्रश्न नंबर 37, ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत को क्या कहा जाता था? सूफी कहा जाता था, या पीर कहा जाता था, या जर्राह कहा जाता था, या औलिया कहा जाता था? प्रश्न नंबर 37, ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत को क्या कहा जाता था?
तो इन्हें कहा जाता था पीर। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब आप आ जाएं अभ्यास पे। जो आपकी पाठ पुस्तक में अभ्यास दिया गया है उसका भी हल इसी के साथ करके दिया जा रहा है। तो अभ्यास देखें। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी कवियों और लेखकों के नाम लिखिए। तो चलिए अभ्यास में प्रश्न ए है, सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी कवियों के नाम लिखिए। हिंदी कवियों और लेखकों के नाम लिखिए। तो सल्तनत कालीन फारसी कवि और लेखक अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, मोइनुद्दीन उस्मानी, जियाउद्दीन बर्नी और इब्न बतूता थे। सल्तनत कालीन हिंदी कवि और लेखकों में नरपतनाल, अमीर खुसरो, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और गुरु नानक थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर बी, सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की क्या विशेषताएं लिखिए की विशेषताएं लिखिए। सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं लिखिए। तो सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं हैं मेहराब, गुंबद और दीवारें। सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं थी मेहराब, गुंबद और दीवारें। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सूफी मत के शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। सूफी मत के शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। देखिए सूफी मत की शिक्षाएं क्या थी। नंबर 1 देखें, सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना। सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कार्यों पर पश्चाताप करना। सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कार्यों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। दूसरा देखें, धन दौलत व पद सब त्याग कर गरीबों और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। धन दौलत व पद सब त्याग कर गरीबों और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। तीसरा देखें, वो ऐसी रस्मों पर जोर देते थे जिनमें भक्ति का मन अल्लाह की भक्ति में डूब जाए। वो ऐसी रस्मों पर जोर देते थे जिनमें भक्त का मन अल्लाह की भक्ति में डूब जाए। देखते हैं अगला प्रश्न भाई। प्रश्न डी, भक्त काल के प्रमुख संतों के नाम बताइए। भक्त काल के प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो भक्त काल के प्रमुख संत देखिए कौन कौन से हैं भक्त काल के प्रमुख संत। तो इसमें पहले हिंदू संतों को देख लेते हैं, फिर मुस्लिम संतों को। हिंदू संत में रामानुज थे, नामदेव थे, ज्ञानेश्वर थे, एकनाथ थे, रविदास थे, कबीरदास थे, रामानंद थे, चैतन्य महाप्रभु थे, गुरु नानक थे आदि ये हिंदू संत थे। रामानुज, नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रविदास, कबीरदास, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव आदि। मुस्लिम संतों को देख लेते हैं। मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा
फरीदुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा फरीदुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती आदि ये मुस्लिम संत थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उद्योग को पहले देख लेते हैं। उद्योग में नया कारीगर वर्ग उत्पन्न हुआ। उद्योग में नया कारीगर वर्ग उत्पन्न हुआ, जैसे बर्तन पर कलई करने वाले, घोड़े की नाल व रकाब बनाने वाले। उद्योग में नया कारीगर वर्ग उत्पन्न हुआ, जैसे बर्तन पर कलई करने वाले, घोड़े की नाल व रकाब बनाने वाले, कागज बनाने वाले, वस्त्र निर्माण में चरखों का प्रयोग होने लगा। वस्त्र चीन को भी निर्यात होने लगा। अब सल्तनतकालीन व्यापार को देख लेते हैं। सल्तनत काल में देश में व्यापार उन्नत पर था। सल्तनत काल में देश में व्यापार उन्नत पर था। भारतीय व्यापारी मलाया, चीन, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा कई यूरोपीय देशों से व्यापार करते थे। सल्तनत काल में देश में व्यापार उन्नत पर था। भारतीय व्यापारी मलाया, चीन, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा कई यूरोपीय देशों से व्यापार करते थे। विदेशी सौदागर बाहर से भारत में सोना लाते थे। विदेशी सौदागर बाहर से भारत में सोना लाते थे और यहाँ से सूती तथा रेशमी कपड़े, जड़ी बूटियाँ, मसाले आदि कई सामान अपने देश ले जाते थे। विदेशी सौदागर बाहर से भारत में सोना लाते थे और यहाँ से सूती तथा रेशमी कपड़े, जड़ी बूटियाँ, मसाले आदि कई सामान अपने देश ले जाते थे। प्रत्येक नगर तथा ग्राम में बाजार और मेले लगते थे। प्रत्येक नगर तथा ग्राम में बाजार और मेले लगते थे, जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। प्रत्येक नगर तथा ग्राम में बाजार और मेले लगते थे, जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर F। सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थीं? सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थीं?
तो सल्तनत काल में तलवारें बनारस तथा सौराष्ट्र की प्रसिद्ध थीं। सल्तनत काल में तलवारें बनारस तथा सौराष्ट्र की प्रसिद्ध थीं। बाद में लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात तथा गोलकुंडा के प्रांत भी इसके लिए मशहूर हुए। बाद में लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात तथा गोलकुंडा के प्रांत भी इसके लिए मशहूर हुए। अगला प्रश्न देखें। सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान महत्वपूर्ण था। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी के हाथ में थी। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी के हाथ में थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। युद्ध और संधि के विषय में वही निर्णय लेता था। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। युद्ध और शांति के विषय में वही निर्णय लेता था। वह अपनी सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था। अपनी सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था। मंत्रियों का अपने पद पर बना रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। मंत्रियों का अपने पद पर बना रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। मंत्रियों की संख्या, अधिकार और कर्तव्य समय समय पर बदलते रहते थे। मंत्रियों की संख्या, अधिकार और कर्तव्य समय समय पर बदलते रहते थे। आगे देखें। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। इन्हें पहले इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। इन्हें पहले इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। इन्हें पहले इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में भुक्ति या वली कहलाता था। जो इक्तादार और बाद में भुक्ति या वली कहलाता था, उसे सुल्तान नियुक्त करता था। आपराधिक मामलों में न्यायाधीश पद पर काजी करता था। आपराधिक मामलों में न्यायाधीश पद पर काजी करता था।
काजी के रूप में दीवानी मामलों में न्याय करते थे। काजी के रूप में दीवानी मामलों में न्याय करते थे और सद्र के रूप में धार्मिक अनुदानों के अध्यक्ष का भी कार्य करते थे। आपराधिक मामलों में न्यायाधीश पद पर काजी कार्य करता था। काजी के रूप में दीवानी मामलों में न्याय करते थे और सद्र के रूप में धार्मिक अनुदानों के अध्यक्ष का भी कार्य काजी ही करता था। इसके नीचे उपसंभागीय क्षेत्र होते थे जिन्हें सिकदार कहा जाता था। इसके नीचे उपसंभागीय क्षेत्र होते थे जिन्हें सिकदार कहा जाता था और प्रत्येक सिक में एक भू राजस्व अधिकारी होता था जिसे आमिल कहते थे। सिक में फौजदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। सिक में यानी जिला में फौजदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। अगले पृष्ठ पे अगला भी और व्याख्या देखें। प्रत्येक सिक को परगनों में बांटा जाता था। गांव के समूह को परगना कहते थे। प्रत्येक सिक को परगनों में बांटा जाता था। गांव के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। गांव की सुरक्षा के लिए चौकीदार होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। गांव की सुरक्षा के लिए चौकीदार होता था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया? संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया? तो तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति ले आए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति ले आए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, उच्च नीच का भेदभाव, यहाँ पे ऊंच नीच का लेना भाई, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण
भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। जात प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः समाज से इन कुरीतियों को दूर करने और समाज सुसंगठित करने के लिए संत एवं समाज सुधारकों ने इन कुरीतियों को दूर करने और समाज सुसंगठित करने के लिए संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन चलाया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर आई देखें। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्यों? दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्यों? चलिए भाई उत्तर देखते हैं। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता सुल्तान में निहित थी। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता सुल्तान में निहित थी, इसलिए सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्यों? ये प्रश्न है। उत्तर है सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता सुल्तान में निहित थी, इसलिए सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। अब प्रश्न नंबर 2 देखें। निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सत्य अथवा असत्य लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। हाँ भाई, सत्य है। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। ये सत्य, इसके सामने आप सत्य लिखेंगे। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, सत्य है। दूसरा प्रश्न देखें, बी प्रश्न। युद्ध में सेना और धन की आवश्यकता नहीं होती थी। अरे भाई, धन नहीं होगा तो कैसे सेना रहेगी? तो युद्ध में या सेना नहीं रहेगी तो युद्ध कैसे होगा? यानी कि असत्य है। प्रश्न भी असत्य है। ठीक। फिर सी प्रश्न देखें। सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। तो हाँ भाई, सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सत्य है। प्रश्न डी देखें। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। हाँ, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, ये भी सही है। ए सही है, बी गलत है, सी सही है, डी सही है और ऑप्शन ई सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। अरे भाई, बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा था, असत्य है। असत्य है। सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा था। यह असत्य है। तो ए सत्य है, बी असत्य है, सी डी सत्य है, ई असत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी लिखिए। टंका और जीतल। टंका और जीतल, इस पे टिप्पणी लिखना है। टंका और जीतल पे तो टिप्पणी है, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका
और तांबे का जीतल नाम से सिक्का चलाया। टंका और जीतल पे टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी में इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम से सिक्का चलाया। फिर बी देखें, इक्तादार। इक्तादार क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो प्रांत का अधिकारी गवर्नर इक्तादार कहलाता था। प्रांत का अधिकारी गवर्नर इक्तादार कहलाता था, जो कानून व्यवस्था बनाए रखता था। जो कानून व्यवस्था बनाए रखता था। सी देखें, मुकद्दम या चौधरी। मुकद्दम या चौधरी, गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। अब अगला प्रश्न देखें, सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाइए। यहाँ पे एक तरफ है मच्छेंद्र, जोग, बरनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरी तरफ है प्रसिद्ध विद्वान, चिकित्सक, सूफी संत, शल्य चिकित्सक। तो देखिए, मच्छेंद्र क्या थे? मच्छेंद्र एक चिकित्सक थे। मच्छेंद्र चिकित्सक थे, तो इसको चिकित्सक से मिला दिया। और जोग क्या थे? जोग शल्य चिकित्सक थे। जोग शल्य चिकित्सक थे। बरनी क्या थे? तो बरनी प्रसिद्ध विद्वान थे। बरनी प्रसिद्ध विद्वान थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या थे? सूफी संत थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या थे? सूफी संत। तो मच्छेंद्र चिकित्सक, जोग शल्य चिकित्सक, वर्णी प्रसिद्ध विद्वान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत। तो इस प्रकार ये मिलान भी कर दिया गया है। तो चलिए, पाठ बहुत अच्छा था, प्रश्न अधिक हो गए हैं और साथ में पाठ पुस्तक से जो अभ्यास था उसका भी हल एक ही वीडियो में किया गया है। तो इस प्रकार ये सेशन बड़ा हो गया है, पर आप धैर्य के साथ 2-3 बार सेशन को देखें। जब सेशन याद हो जाए, सेशन आपके समझ में आ जाए, तो नोटबुक में भी लिख लें। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।